उत्तराखंड में अब चुनाव परिणाम आने में कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में हम अब कुछ बड़े नेताओं की विधानसभा सीटों का सीधा विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन समीकरणों से कौन से प्रत्याशी की उम्मीदें जीतने की है और कौन से समीकरण से किस उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ सकता है। इस कड़ी में हम आज शुरुआत कर रहे हैं हरीश रावत की विधानसभा सीट लाल कुआं की। हरीश रावत के लिए लाल कुआं सीट एक नई सीट थी। क्या क्या हरीश रावत ने जुगत लगाई और कैसे चुनाव लड़ा, क्या समीकरण है, यह पूरा विस्तार से बताने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन अपनी खबर पर, अपने इस प्रकरण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या कांग्रेस पहली बार लाल कुआं विधानसभा सीट में अपना खाता खोल पाएगी? क्या उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभावशाली नेता हरीश रावत पहली बार कोई विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे? जी हां, हरीश रावत अपने पूरे संसदीय जीवन में कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं जीते हैं। हरीश रावत सिर्फ एक उपचुनाव जीते हैं विधानसभा का, धारचूला से। वो सांसद कई बार रहे, राज्यसभा भी गए, लेकिन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पहली बार हरीश रावत जद्दोजहद कर रहे हैं। 2017 में उनको 2 सीटों से हार मिली थी और इस बार भी उनकी सीट कड़ी टक्कर में फंसी हुई है। हम इसी सीट पर आज चर्चा कर रहे हैं। हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट में कैसे पहुंचे? लाल कुआं विधानसभा सीट में उनके खिलाफ उनके ही कांग्रेस पार्टी की नेता मैदान में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी के एक ऐसे युवा नेता हैं जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। हरीश रावत के खिलाफ कई प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला निश्चित रूप से सीधा सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। जहां हरीश रावत का खेल बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई, तो हरीश रावत का खेल कांग्रेस की बागी उम्मीदवार संध्या डालाकोटी ने बिगाड़ने की भी पूरी कोशिश की। खबर कुछ इस तरीके से भी बाजार में पहुंची कि संध्या डालाकोटी को खाद पानी कांग्रेस के ही दूसरे गुट के नेताओं ने उपलब्ध कराया। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने, बड़े नेताओं ने भी संध्या डालाकोटी की पीछे से मदद करी ताकि वोट किसी भी तरीके से कांग्रेस खेमे का बटे तो बाजी बीजेपी के हाथ में पहुंच सकती है। लेकिन यह बात इतनी आसान नहीं है कि हरीश रावत हार जाएंगे। मामला इतना आसान बीजेपी के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के भी 2 ऐसे नेता विरोध में उतर गए थे मोहन बिष्ट के, जो प्रबल दावेदार थे चुनाव लड़ने के। उन दोनों बगावती नेताओं को मनाने के लिए बीजेपी के भी शीर्ष नेतृत्व ने पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों नेता नहीं माने। दोनों नेता इस बात से नाराज थे कि जो हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं उनको बीजेपी ने टिकट कैसे दिया। यूं तो 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1,20,000 मतदाता इस पूरे लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में हैं। लाल कुआं विधानसभा सीट 2012 में अस्तित्व में आई, जब परिसीमन फिर से हुआ उत्तराखंड का। पहली बार चुनाव जीतने में कामयाब रहे यहां से हरीशचंद्र दुर्गापाल। निर्दलीय के रूप में हरीशचंद्र दुर्गापाल चुनाव लड़े और चुनाव जीते। दूसरी बार जब 2017 में चुनाव हुआ तो मोदी लहर पूरी तरीके से अस्तित्व में थी और नवीन दुमका यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे जो चुनाव जीत गए। हरीश दुर्गापाल कांग्रेस से लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए। यानी कांग्रेस खाता खोलने की जद्दोजहद में है लाल कुआं विधानसभा सीट से। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हरीश रावत क्यों लाल कुआं चले गए। विपक्ष ने इस पूरे चुनाव में एक एजेंडा बनाया, एक प्रोपेगेंडा बनाया। अपने प्रचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह था विपक्ष के पास कि हरीश रावत एक बाहरी उम्मीदवार हैं और बाहरी बनाम स्थानीय के नाम पर
चुनावी मुकाबला होना चाहिए। हरीश रावत और उनकी टीम ने इस बात को बहुत पहले ही भांप लिया था, इसलिए अपने प्रचार अभियान के दौरान उनकी टीम लगातार ये कोशिश करती रही पब्लिक को या वोटर्स को समझाने में कि हरीश रावत सिर्फ एक प्रत्याशी नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री के बड़े दावेदार हैं। अगर हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं और कांग्रेस बहुमत के आसपास पहुंच जाती है तो हरीश रावत मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। ये समझाने की कोशिश मतदाताओं को जरूर की गई, लेकिन कितने मतदाता इस प्रभाव में आए होंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता। हरीश रावत जितने भी दावेदार लाल कुआं क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे उनमें सबसे बड़े दावेदार थे। जाहिर सी बात है, मोहन बिष्ट भाग्य आजमा रहे हैं चुनाव लड़ने को लेकर विधानसभा में। अभी तक वो विधायक नहीं बने हैं किसी भी बार। कुल मिला के अगर हम देखें 13 प्रत्याशियों में अगर एक कांग्रेस की बागी उम्मीदवार है संध्या डालाकोटी, तो बीजेपी खेमे से 2 बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक पवन चौहान है जो शहरी क्षेत्र है लाल कुआं का, उसमें अपना बड़ा दखल रखते हैं, और दूसरे कुंदन मेहता हैं, वो भी पूरी की पूरी ताकत से चुनाव मैदान में डटे हुए थे। दोनों ने मिलकर बीजेपी खेमे में भी सेंध लगाई होगी, इसमें कोई भी आश्चर्य कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन संध्या डालाकोटी ने भी बीजेपी के खेमे में कहीं ना कहीं सेंधमारी की है। इस बात का डर बीजेपी के नेताओं को भी सता रहा है। हरीश रावत खेल में थोड़ा पिछड़े हुए थे जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हरीश रावत खेल में वापसी करते गए और हरीश रावत पर एक बड़ा आरोप यह लगा कि जहां वो पूरे चुनाव प्रचार अभियान की कमान संभाल रहे थे, वो हरीश रावत पूरे प्रदेश भर के दौरे में नजर नहीं आए, जैसे कि कांग्रेस को उनकी आवश्यकता थी। ये आरोप विपक्ष के नेता तो लगा ही रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी दबी जुबान में ये बात कह रहे हैं। एक बात यहां पर और हरीश रावत और उनकी टीम ने बताने की कोशिश की अपने मतदाताओं को कि हरीश रावत बाहरी उम्मीदवार नहीं है। हरीश रावत 2019 का लोकसभा चुनाव इस क्षेत्र से लड़ चुके हैं। जी हां, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा से हरीश रावत 2019 में मैदान में थे। अजय भट्ट ने उनको बड़े अंतर से हराया था, लगभग 3 लाख से ज्यादा मतों से हरीश रावत चुनाव मैदान में हार गए थे अजय भट्ट से। लेकिन हरीश रावत के हौसले पस्त नहीं हुए थे और हरीश रावत जब लाल कुआं से चुनाव मैदान में उतरे तो यह संदेश देने की उन्होंने कोशिश की कि वो बाहरी नहीं है, क्योंकि लाल कुआं विधानसभा सीट नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय सीट का ही हिस्सा है, इसलिए उनको बाहरी ना समझा जाए बल्कि स्थानीय समझा जाए। हालांकि जिस तरीके की बसावट पूरे लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र की है, उसके हिसाब से हरीश रावत के लिए यह सीट थोड़ी सी मुश्किल थी। कई लोग यहां पर जातिगत समीकरणों के आधार पर हरीश रावत को पिटा हुआ मान रहे थे, लेकिन हरीश रावत ने आखिर के 2-3 दिनों में बहुत तोड़फोड़ की और अब इस तरीके के संकेत मिलने लगे हैं कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी अपना बड़ा जनाधार बता रही थी, वहां पर हरीश रावत घुसपैठ करने में कामयाब हो गए। कई मतदाताओं को हरीश रावत रिझा गए इस बात को लेकर कि वो मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार हैं। मोहन बिष्ट भारी भरकम उम्मीदवार नहीं है, क्षेत्र में उनका अच्छा प्रभाव है, लेकिन हरीश रावत के मुकाबले वो थोड़े से कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कमजोर तो 2017 में राजेश शुक्ला किच्छा से और स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण सीट से भी नजर आ रहे थे, लेकिन दोनों नेताओं ने हरीश रावत को हरा दिया, यानी हरीश रावत किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। इसलिए मोहन बिष्ट को भी कमतर आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन हरीश रावत की वर्तमान स्थिति 2017 के मुकाबले मजबूत मानी जा सकती है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण 2017 में प्रचंड लहर थी बीजेपी की या मोदी साहब की, जिस कारण कांग्रेस पूरी तरीके से धराशायी हो गई। दूसरा कारण, कांग्रेस को 2017 में एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ रही थी,
इसलिए कांग्रेस के खिलाफ एक माहौल था। वो माहौल कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी के खिलाफ बनता हुआ नजर आया है, इसलिए हरीश रावत थोड़ी से एडवांटेज में है। यह कुछ कारण है जिससे ऐसा लगता है कि हरीश रावत थोड़ा सा मजबूत स्थिति में हो सकते हैं, लेकिन जनता का फैसला क्या होगा इसका असली पता तो 10 मार्च को ही पता चल पाएगा जब परिणाम सामने आएंगे। तब तक सिर्फ ये चर्चाएं, कयासबाजी, समीकरणों पर विवेचना, उनका विश्लेषण हम लोग मिलकर कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे तथ्य थे जिनको मुझे आपके सामने रखना था। मैं प्रयास करूंगा आने वाले कुछ दिनों में कई बड़ी सीटों का इसी तरीके से विश्लेषण करके आप तक कुछ जानकारियां उपलब्ध कराऊं, और आशा करूंगा कि अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।